अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आपने पिछला 2 एपिसोड जो हमारा देखा होगा, उसमें आपने देखा कि हम कंट्रीब्यूशन पे तो पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इन 2 एपिसोड्स में हमने स्पेशली बात की कंट्रीब्यूशन को लेकर ज्ञान के क्षेत्र में, यानी स्कूल में या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ ये केंद्र तो ज्ञान के होते हैं, लेकिन जहाँ अज्ञान का अंधेरा हो तो उसको कैसे दूर किया जाए। और हमारे विद्वान जो हमेशा हमसे जुड़ते हैं, तो पिछले एपिसोड में और उसके पहले वाले एपिसोड में, अभी जो आपने एपिसोड हमारा देखा होगा और उससे पहले वाले एपिसोड में, तो हम सुन के हतप्रभ रह गए कि ज्ञान के क्षेत्र में भी इतना अंधेरा, और जिसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो ये जान के अजीब सा भी लगा, दुख भी हुआ, लेकिन हमारे विद्वान जो हैं उन्होंने आशा की एक ज्योत जलाई हमारे मन में कि हाँ, इस क्षेत्र में भी हम चाहें तो अपना कंट्रीब्यूशन देकर इस अज्ञान के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। और मित्रों, आप हमारे विद्वान को जानते ही हैं, उनसे परिचित हैं, उनके मित्र हैं आप, और वो भी आपसे मित्रवत हैं। तो चलिए एक बार फिर उनसे हम आपका परिचय करा दें। वे हैं काशी के बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चैटर्जी। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद आनंद। गौतम जी, हमने जब पिछला एपिसोड किया तो उसमें आपने बताना शुरू किया था कि ज्ञान के क्षेत्र में जो अज्ञान का अंधेरा है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं भी आपने दूर की और बताया कि किस तरीके से उसको, एक जो किरण दिखती है उसको अगर हम मान ले राह, तो उससे उसके जरिए हम अज्ञान का अंधेरा दूर कर सकते हैं। लेकिन उस एपिसोड में भी हमारे मन में कई विचार आए, कई प्रश्न आए, और पर हम समय से बंधे हुए हैं, इसलिए उन प्रश्नों को हम आपके सामने रख नहीं पाए। लेकिन अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में अंधेरे की बात करें, या इस तरीके के जो आपने पहले एपिसोड में बताया था उस तरीके के अज्ञान के अंधेरे की बात करें, तो बहुत ज्यादा है, वो कीचड़ ही कीचड़ है जिसको कहना चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन एक बात जो है, जो हमारे विद्यार्थियों को, या कहना चाहिए युवाओं को, किशोरों को बहुत व्यथित करती है, वो है उनके माता पिता की ओर से भी कभी कभी ज्ञान को लेकर, शिक्षा को लेकर जो दबाव पड़ता है, वो दबाव होता है अंकों का। हर माता पिता चाहता है कि उसका बेटा मेधावी छात्र हो और उसके अंक 90+ के ही हों। वो कहीं पे भी इस चीज को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हर बच्चे की ज्ञान को ग्रैप्स करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है। तो इस जो प्रेशर पड़ता है, उसके जरिए आपने भी पढ़ा होगा, देखा भी है, अनुभव भी किया होगा, और कई बार इस तरीके के दुखद घटनाएं जहां हम पढ़ा रहे होते हैं वहां भी हो जाती हैं कि बच्चे को कम अंक मिले और वो डर के मारे कि माता पिता मारेंगे, इस डर के मारे गलत कदम उठा लेता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। ये जो अज्ञान का अंधेरा बढ़ रहा है, हर रोज जो है कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्रों में, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, उसको कैसे दूर किया जाए, और ये किस तरीके का अंधेरा है और क्यों है। मेनका जी, आपके प्रश्न को तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय वही दूर कर सकता है, तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, ये लोग कर सकते हैं ना कि इसको, शिक्षा प्रणाली को क्या करे क्या ना करे। बच्चे जो डर जाते हैं और आत्महत्या करते हैं, ये भी पिछले 2-3 दशकों में देखा गया है। तो उसके लिए माँ बाप पहले से अगर उनसे कम्युनिकेट करना चाहें, शायद उससे डर हटे। मार्क्स ज्यादा लाने की बात, जो दबाव रहता है, ये हम लोग के जमाने में भी था, जब सीबीएसई आईसीएसई या कोई यूपी बोर्ड हुआ करता था, या कोई बोर्ड हुआ करता था, वेस्ट बंगाल बोर्ड या बिहार बोर्ड। तो उसमें हम लोग के समय में ये था कि बनारस में क्वींस कॉलेज था जिसमें हम पढ़ते थे। तो उसमें मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन तो थर्ड डिवीजन माना जाता था वहाँ, फेल की तरह क्वींस कॉलेज में। लेकिन फर्स्ट डिवीजन जो है वो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको यूपी में
प्रथम 10 में आना होता था, ये हम लोग के जमाने में होता। तो प्रथम 10 में आने के लिए कोशिश करते थे और इसी तैयारी उस कॉलेज में करवाते थे। तो हाई स्कूल में भी यही होता था, इंटरमीडिएट में भी यही होता था। अब उसमें हम लोग, ऐसा भी हुआ कि केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 करके आए हैं। लेकिन जब मार्क, पहले तो वहाँ डिवीजन आता था, पहले घोड़े पर चढ़ के कोतवाली थाने में वो न्यूज़पेपर आता था जिसमें सबके पास या फेल होने का चीज छपा रहता था अखबारों में। शायद आपको पता ही होगा, आप भी उसी दौर की हैं। तो वहां पर खूब भीड़ रहती थी विद्यार्थियों की, और फिर पेपर में हम लोग देते थे कि पास हुए कि फेल हुए, फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन के लिए क लिखा है, सेकंड डिवीजन के लिए ख लिखा है। और मेरे पिताजी के समय में जो पास होता था उसकी फोटो छपी, क्योंकि बहुत कम लोग पास होते थे मैट्रिक में। तो जब इंटरमीडिएट में पेपर आया और उसमें क लिखा था, ये तो पता चल गया। फिर बाद में पता चला कि जो अखबार के पहले पेज पर आता है न्यूज, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश का दिया रहता था कि प्रथम 10 में कौन कौन आया है, गोरखपुर का कोई है। मेरे समय में जो फर्स्ट आया था प्रथम 10 में, वो गोरखपुर का कोई पार्थ प्रतिम था, कोई इलाहाबाद था। तो उसमें ये इसका बहुत वैल्यू होता था। मेरा उसमें छठा या सातवां, तो खैर कुछ तो डिवीजन तो हो गया। मार्क्स मार्क्स जो है, मार्कशीट जो है 1 हफ्ते बाद आती है। तो उसमें 97 मिला था केमिस्ट्री में। तो मैं केमिस्ट्री के टीचर से, हम लोग कुछ विद्यार्थी पूछने गए अपना, जब मार्कशीट लेने जाते हैं टीचर से मिलते हैं, तो जब कॉलेज छोड़ने वाले हैं, तो मैंने उनसे बोला कि 30 आउट ऑफ 30 मुझे प्रैक्टिकल में मिला है, और मैं 70 आउट ऑफ 70 किया था। क्योंकि फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में और संस्कृत में एकदम आपको वही मिलेगा जो आपने किया है। वो इंग्लिश की तरह, हिस्ट्री की तरह डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। आपसे पूछा गया है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 4 6 8, तो करेक्ट आप 4 देंगे तो करेक्ट, 2 नंबर का चीज है, 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। या आपको आयरन की मेटलर्जी आई है, या कॉपर की आई है, या फेरम की आई है, लोहा, और आपने लिख दिया तो फुल मार्क्स, मतलब वहां पर मार्क्स कटता नहीं। तो मैंने केमिस्ट्री, वो उनका नाम था मुझे अभी तक है, विनोद कुमार सिन्हा। तो 2 4 हम लोग क्लास की बातें सुन रहे थे, तो मैंने भी अपनी बात रखी कि मुझे वो 70 में 67 कैसे मिला, मैं तो 70 आउट ऑफ 70 किया हूँ। तो उनका जवाब मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि आपने जो पढ़ाई की है वो सिर्फ इंटरमीडिएट पास करने के लिए की है। ये बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा। और उन्होंने बोला कि क्या अभी आपको इंजीनियरिंग के कंपटीशन दे रहे हैं, आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए, यही पढ़ाई तो काम आएगी। इतना अच्छा बोला कि वो मुझे अभी तक याद है। मेरी शिकायत दूर हो गई। जबकि वो मुझे 70 में 70, 30 में 30 मिलना चाहिए था, 100 आउट ऑफ 100। 3 नंबर कम था, इसलिए मैं 6th पोजीशन पाया था, अदरवाइज और ऊपर होता, थर्ड या सेकंड में, उत्तर प्रदेश। तो वो जो पढ़ाई काम आएगी सर, फिर मैं बीएससी पढ़ने लगा। इंजीनियरिंग में भी मेरा हुआ मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से, नागपुर, विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मेरा था। तो मैंने देखा कि जब मैं बीएससी में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ और जॉब में आ गया, ये 81 की बात है, तो फिर मुझे एग्जामिनेशन देने की बात हुई। तो मैंने क्या किया, प्रोस्पेक्टस खरीदा। क्लास तो मैंने किया नहीं था। प्रोस्पेक्टस में जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको देख के मैं पूरा पेपर कराया। यानी इंटरमीडिएट में जो फिजिक्स पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, वही इंग्लिश में और डिटेल में लिखा है। वो पूरा पढ़ाई काम आया, और मैं बीएससी भी क्रॉस कर गया। तो इस तरह से अगर माता पिता अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे कि वो पढ़ाई जीवन भर काम आती है, न कि तुम इसी बार मार्क्स पाओगे और तुम्हारा कहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, या जॉब मिलेगा नहीं होगा, ये सोच ऐसे नहीं रखे। अगर ऐसे रखे कि कुछ भी हम पढ़ते हैं वो जीवन भर काम आता है, जैसे कि सिन्हा सर ने हमको बताया, मैंने नहीं सोचा था कि इसका उत्तर ऐसे भी हो सकता है, और वो जीवन में मेरे घटा। तो आप कुछ भी अगर गलती से भी पढ़ लेंगे, तो माँ सरस्वती की ऐसी कृपा होती है कि उसका भी यूज वो कर ले। अगर इस दृष्टि से देखें, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं जो टीजीटी का या यूपी बोर्ड के किसी उसका, यूपीएससी का या नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मेरा नहीं हुआ या हुआ, इस पर फोकस नहीं रहेंगे। अगर मेरा मार्क्स आया और मेरा आगे एडमिशन नहीं होगा, या मेरा मार्क्स आया तभी एडमिशन होगा, ये जो डर माता पिता डालते हैं बच्चे को, तभी वो सुसाइड करते हैं ना। लेकिन अगर उनके दिमाग में ये बात आ जाए, जो कि मैंने ऑटोबायोग्राफिकल एग्जाम्पल दिया, जो भी वो पढ़ रहे हैं वो काम आएगा। काम आएगा मतलब उनको जॉब मिलेगा, काम आएगा का मतलब उनकी पीएचडी पूरी होगी, काम मेरा आएगा का मतलब वो। मेरा ये भी पूछना था आपसे
कि ठीक है, माता पिता जैसा आपने बताया या आपके सिन्हा सर ने बताया कि क्या केवल इंटरमीडिएट पास करने के लिए पढ़ाई की है, ये बिल्कुल मतलब कहना चाहिए अप्रोप्रिएट आंसर है कि ये आखिरी क्लास नहीं है, इसके बाद आपको आगे भी पढ़ना है और आगे भी वो पढ़ाई काम आएगी। वो बात अपनी जगह है, लेकिन हर बच्चा बिल्कुल ब्रिलियंट या मेधावी नहीं हो सकता है। अगर किसी को कम मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि मतलब गांधी जी के लिए भी कहा जाता था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन हम अपने जो माता पिता होते हैं वो जानते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं है तो उसके अंदर बट नेचुरल कोई ना कोई और टैलेंट होगा। या अगर वो खुद भी अपनी पढ़ाई देख के क्लास में कम मार्क्स मिले और वो उसके अंदर निराशा आती है, डिसअपॉइंट होता है और खुद अपने माता पिता से ऐसा कहता है कि अब मैं क्या करूं, जो है मुझे कम नंबर मिले हैं, तो उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करें वो, मेरा ये कहना था, ताकि बच्चा ना तो डिसअपॉइंट हो और अपने मार्क्स को लेके वो जितनी मेहनत कर सकता है करे। लेकिन कुछ तो माता पिता को ऐसा समझाना होगा बच्चे को कि हर बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता है, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, कोई एवरेज स्टूडेंट भी होंगे। ये इस चीज को कैसे करें? इसका उत्तर आपने जो दिया कि गांधी एवरेज स्टूडेंट थे, मेधावी नहीं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ भी था कि उनसे जब वो एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं, वो अकेले बैठ के खिड़की के बाहर देख रहे हैं। जो टीचर थे क्लास में वो विदेशी थे, तो वो उनसे जाके बोले थे कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, कॉपी में लिख नहीं रहे। सत्यजीत रे के साथ भी ऐसा हुआ कि वो पेंटिंग ड्राइंग शांतिनिकेतन में पढ़ने के आधे पर ही छोड़ दिया। तो आपने खुद तो कहा कि गांधी जी मेधावी नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे, तो उत्तर तो आपने दे दिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेधावी नहीं थे, लेकिन जब बच्चा इस तरीके से जो है डिसअपॉइंट होके आता है स्कूल से, अपने माता पिता से ये बोलता है कि जो है मुझे कम नंबर मिले, मेरे फ्रेंड को मुझसे ज्यादा मिले, और जो है मैं क्या करूं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं कुछ कर लूंगा, तो उस स्थिति को माता पिता कैसे रोक सकते हैं? या कई माता उस पिता स्थिति ऐसे में भी। मतलब हम्म। उस स्थिति में आपका एग्जाम्पल देना, गांधी जी भी एवरेज स्टूडेंट थे, वो तो डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। ये एग्जाम्पल दे तो कितना सुंदर एग्जाम्पल है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा जो करना चाहता है उसको करने देना चाहिए। और मुझे तो नहीं करने दिया गया था, मैं साइंस पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन अगर पढ़ना ही पड़ा और उनको डिमांड था कि फर्स्ट डिवीजन लाने का, तो कि आगे एडमिशन नहीं होगा, उस जमाने में ऐसे ही होता था, तो मैंने फर्स्ट डिवीजन ला दिया। लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई थी। इससे नहीं हुई थी क्योंकि इसमें मेरा कोई योगदान ही नहीं था। एक किताब है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर जो लिखा है उसी से सवाल पूछा जाएगा, वो कोई भी पढ़ सकता है, तो उसको मैंने भी पढ़ लिया, उसको उत्तर दे दिया, तो इसमें कौन ऐसी खास बात हो रही। ये मेरा व्यक्तिगत चीज थी। मार्क्स का माना, टीचर से कहना, वो तो दूसरी बात थी। लेकिन जब मैं मेरा हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आया, इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया, तो हमारे मोहल्ले के लोग काफी अच्छे नजर से मुझे देख रहे हैं, घर में मेरी बड़ी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया था जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब इसमें मेधा का कोई परिचय नहीं। इस मतलब अगर ये सरल ढंग से समझ में आ रहा है तो यही है कि मान लीजिए मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट में, और उसमें अंक गणित और अलजेब्रा है, आदि आदि चीज है, तो अंक गणित में यदि आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये तीन चैप्टर्स आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तीनों चैप्टर्स को सॉल्व करने आपको आ गया और उसमें से सवाल पूछा, आपने उत्तर दे दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें मेधा की बात ही नहीं। अगर किसी हिस्ट्री की किताब में या इंग्लिश की किताब में उस वक्त इंस्पायरिंग लॉन्ग पोएम हुआ करता था हम लोग के समय में, हाँ, महाभारत का आधार, तो उसमें से उसको आप अगर पूरा पढ़ लिए, उसमें से कुछ भी पूछा गया है आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए अभी आपको मैं एक किताब दे दूं और मैं कहूंगा कि इसी के भीतर से मैं सवाल पूछूंगा, तो आप किताब को पढ़ लेंगे और उत्तर दे देंगे। यही मैंने हाई स्कूल इंटर में किया था। कि इसमें इसको ये मुझे कुछ यूनिक नहीं लगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ ऐसा किया है जो कोई और नहीं कर सकता, है ना। तो ये बातें, इसमें मेधा की बात नहीं आती। मेधा की बात तब आती यदि मैं, हम लोग के समय में टॉफल होता था, आईटी में 11th क्लास में सिलेक्शन हो जाता था और मैं उसको कम्पीट कर देता 11th क्लास में। बाद में ये बंद कर दिया कि 12th के बाद ही होगा। तो मेधा या मेधावी होने का मतलब ये है
कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करो। शुरू में लोग रिजेक्ट करेंगे, जैसे आइंस्टाइन की जो थीसिस थी उसको भी जब उनके गाइड के बाद भेजी गई पीएचडी तो वो रिजेक्ट कर दिया। बाद में वो विश्व के लिए एक चमत्कार बन गया। तो कोई ऐसी चीज जो मौलिक होती है, आप पहली बार खोजते, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी की भगोड़े की बात। इसके लिए मैं कह रहा था, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर बच्चा नहीं है तो क्या वो किसी क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? अगर ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी ढंग से ट्रीट करेंगे। अगर हमको लगता है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है तो उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो दो चीज है, पहली बात तो ये है कि बच्चे से प्यार से कुछ भी सिखाया जा सकता है। बच्चा प्यार से सीखता है, बच्चे को प्यार से सिखाया जा सकता है। दूसरी बात है कि बच्चे को जब भी कोई टीचिंग्स देनी हो, टीच करना हो, तो बच्चे की भाषा में ही देना। अगर हमको पेड़ से बात करनी है तो हमको पेड़ की भाषा आनी चाहिए। ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे पेड़ के साथ। वैसे ही बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज बड़ों को सीखनी चाहिए, टीचर को या माता पिता को, वो है कि बच्चे बच्चे किस भाषा में समझते हैं। तो बच्चे हमेशा दो चीजों की भाषा में ही समझते हैं। एक है कि वो खेल की भाषा समझते हैं, और दूसरा है कि वो ना नहीं जानते हैं। ना क्या होता है नहीं जानते बच्चे। तो अगर आप किसी भी चीज में ना बोलेंगे तो वो उसके अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हमको ये समझ में आ गया कि बच्चा ना की भाषा नहीं चाहता है और खेल की भाषा समझता है, तो ये दो भाषा हमने जान ली। इस दो भाषा में आप जो भी बताएंगे उसको समझ में आएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे के साथ आप खेले, तो खेलते हुए आप जो भी बताएंगे उसको तुरंत वो बात वो ग्रास्प कर लेगा। बहुत ईजी है। और दूसरी बात के लिए एक गुजराती में लेखक हुए थे अनंत पै, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, इसको मैं शायद किसी अंक में बोला भी हूँ कि एक बच्चा छत पर था और नीचे माँ बर्तन मांज रही थी, और बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक उसका मन किया, तो वो छज्जे से बोला नीचे माँ को देख के, माँ के पास आने के लिए, कि मैं यहाँ से मैं कूद रहा हूँ। अब कोई भी माँ होगी तो यही बोलेगी कि नहीं नहीं मत कूदो, पैर टूट जाएगा। एक तो गरीबी है, बर्तन मांज रहे हैं, उस पर से पैर टूट जाएगा तो फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाना, वैसा सा। तो माँ ने ये कहा कि मैं आती हूँ ऊपर छत पर, हमको साथ साथ कूदेंगे तो और मजा आएगा। उन्होंने ना नहीं बोला। अब बच्चा वेट करने लगा और जल्दी और मचलने लगा, जल्दी करो, जल्दी से बर्तन मांजो, जल्दी आओ। मम्मी भी करे हाँ देखो जल्दी, तो हमने हाथ बढ़ा दिया, देखो और जल्दी कर रहे हैं। करके वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगी। बच्चा खुश हो गया कि मैं और मम्मी दोनों साथ साथ कूदेंगे, मजा आएगा। सीढ़ी चढ़ते हुए मम्मी ने बच्चे की ओर देखा ही नहीं, आकाश की ओर देखा, और बोला कि अभी जब मैं छत पर आई थी तुमको लेके तो 16 पतंग थे, 8 कैसे रह गए? तो वो बच्चा उसके बारे में बताने लगा। हाँ मम्मी, क्या बताएं, वो वाली पतंग कट गई, वो वाली पतंग भी कट गई। अब बच्चा ये भूल गया कि वो कूदने वाला था, वो पतंग पर बात करने लगा। तब तक मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक इतना बड़ा ब्लैक कलर का पतंग लूट के रखी हूँ, तो कुछ चाहिए? क्या बोला हाँ तुरंत। पर नीचे जो है वो बेड के नीचे में छुपा कर रखी, चलो चलो। अब दोनों सीढ़ी से उतर आए। बच्चा गिरा भी नहीं, पैर भी नहीं टूटा। दोनों जब नीचे आए तो मम्मी ने कहा कि पहले स्वेटर पहन लो, तो मैं तुमको वो पतंग देती हूँ। स्वेटर पहन लिया तो उसने कहा कि ये पतंग ये देखो है, और एक पर्पल कलर का भी है, क्योंकि मैं तभी दूंगी जब तुम दूध पी लोगे। उसे दूध भी पी लिया, फिर पतंग भी दे दी। माँ ने एक बार भी कहीं ना नहीं बोला। तो बच्चा ना नहीं सुनना चाहता, अगर माँ बाप की जान ले, बड़ा कुछ जान ले, तो वो उस भाषा में ही बात करेगा। तो फिर टैक्टफुली बच्चे के साथ आएगा। ऐसे ही बच्चा जो है खेल की भाषा समझता है, उसके साथ आप खेलने लगेंगे तो वो सारा मैथमेटिक्स समझ जाएगा, सारा संस्कृत समझ जाएगा, जो भी उसके लिए कठिन है वो समझ जाएगा। तो बच्चे की भाषा में जब हम बात करना सीख जाएंगे तो बच्चा तो हमारी भाषा सीखेगा नहीं, बड़ा होगा तभी सीखेगा। क्योंकि आप देखिएगा कि जो कुछ आप 15 साल, 25 साल, 20 साल के लड़के लड़की से कहते हैं, वो सुनते हैं, लेकिन सुन के भी उनको सुनाई नहीं देता है। फिर सेम चीज वो अपने बच्चों से कहते हैं बड़े होने के बाद, वो भी बोलते हैं सेम चीज, लेकिन उनके बच्चे भी नहीं सुनते। ठंड लग जाएगी, स्वेटर पहन लो, सही समय पर खाना खा लो, अभी तुमको समझ भी नहीं आ रहा है, जब 40 साल के बाद उम्र होगी तब तुम्हें पता चलेगा। ये सब सुन रहा है लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है, स्वेटर नहीं पहन रहा है। फिर वो जब पिता बनेगा या माँ बनेगी, तब वो अपने बच्चों को सेम कहेगी, बच्चा फिर नहीं सुनेगा।
ये चला आ रहा है, ये ट्रेडिशन नहीं है, ये हैबिट है। बच्चा कैसे सुने, जिसके लिए पहले मैंने पहले ही बोला था, टोन पहले जाता है, फिर शब्द जाता है। उसके साथ साथ एक दो चीज और हमने बता दी कि बच्चा सुनेगा तब तो आप बोलिए ना। वो सुन ही नहीं रहा तो आपको बोल के फायदा क्या है? कि तुमको डरना नहीं चाहिए, मार्क्स के लिए ये नहीं करना चाहिए, तुम परेशान मत हो, या तुमको ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए, कुछ भी आप बोल रहे हो उसको सुनाई कहाँ दे। उसके दिमाग में तो खेल चल रहा है, और बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उसकी भाषा में अगर हम समझाना शुरू करें तो हो सकता है दृश्य बने। यही है। आशा है कुछ हम स्पष्ट और सरल करने की कोशिश किए हैं। जैसे आपने दो बातें जो कही बहुत अच्छी, कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, और दूसरी बात जो आपने उदाहरण के साथ बताई कि वो ना नहीं सुनना चाहता है। लेकिन आपकी कही हुई बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बच्चा ना नहीं सुनना चाहता है, और वो जो स्टोरी ही कहेंगे उसको, थोड़ी छोटी सी घटना जो आपने बताई वो बहुत अच्छी है, कि हमने ना भी नहीं कहा, और बच्चे को उस उस जो डेयरिंग काम था उससे बचा भी लिया, कि कूदना चाह रहा था, इस तरीके से उसको मोल्ड करते गए कि वो उस चीज को भूल गया, फिर दूसरा करने लगा। यानी माँ को ये पता था ना कि बच्चा बहुत जल्दी भूलता है। हम्म। अभी वो पतंग की बात करने लगा, भूल गया कूदने की बात। हाँ। तो तो हाँ, बच्चे के नेचर को समझना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम आपसे कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो इसीलिए पूछते हैं कि हम बाकी आम लोग जो कह रहे हैं उससे आपको जरूर कुछ हट के बताएंगे, जो बिल्कुल नया होगा, मौलिक होगा, और सबके अज्ञान के अंधेरे को दूर करेगा, माता पिता के भी और बच्चों के भी। तो आज आपने जो सचमुच बताया कि बच्चों को कैसे मोल्ड करें या कैसे मोटिवेट करें, ना नहीं कहते हुए, ना भी ना कहें, और खेल खेल में कैसे सिखाएं, ये बहुत अच्छी बात लगी, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इसका लाभ उठाएंगे। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आप हमारे अभिव्यक्ति चैनल में आए, इस अंक में आप हर अंक में जुड़ रहे हैं, लेकिन इस पिछले 3-4 अंकों के लिए मुझे लगता है कि आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में जो अज्ञान का अंधेरा है उसको हटाने में आपने बहुत मदद की। तो आपका मेरी ओर से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से हृदय से धन्यवाद। आनंद आनंद।